क्या मैं थकी हुई दिख रही हूँ? वो बोली। मैंने उसकी तरफ मुस्कुराकर देखा और उल्टे उसको ही पूछ लिया, क्या मैं थका हुआ दिख रहा हूँ? तुमको कुछ देर आराम करना चाहिए राहुल, कुछ देर सोने की जरूरत है तुमको शायद, वो मुस्कुराकर बोली। मैं पलंग पर लेटा हुआ था, अपनी पीठ के बल। दिन बहुत ही थकावटपूर्ण रहा था मेरे लिए। मैं बुरी तरह से निचड़ चुका था जैसे। वो मेरे और नजदीक आ गई और उसकी खुशबू मुझे उन्मादित करने लगी। उस खुशबू से ही मैं अपने शरीर में एक नई उमंग, एक नई ताजगी महसूस करने लगा। उसके साथ मुझे हमेशा ही वही अनुभव होता था। मैंने सर उठाकर उसको एक झलक देखा। उसने उस दिन गुलाबी टी शर्ट और सफेद स्कर्ट पहनी हुई थी। ज्यादा कुछ ना कहूं तो वो बहुत सुंदर दिख रही थी, लेकिन मेरी आंखों को तो वो हर समय ही सुंदर दिखती थी। वो धीरे से आकर पलंग के एक किनारे में मेरे पास बैठ गई। मैं उसके चंद्रमा की तरह प्रकाशमान चेहरे को देखने लगा और कुछ देर देखता ही रहा। कितना सौम्य और सुंदर था उसका चेहरा। उसको देखते ही बहुत सुकून मिलने लगता था। मैंने कहा, मैं नहीं जानता क्यों, लेकिन तुमको सामने देखकर ही मेरी थकान गायब हो जाती है। मुझे बहुत खुशी मिलती है और मैं फिर से तरोताजा हो जाता हूँ। अच्छा, क्या सच में ऐसा होता है? वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई। वो बहुत ही सुखद मुस्कान थी। मुझे लगा कि उस मुस्कान ने गहरे से गहरे दर्द को भी गायब कर देने की शक्ति थी। उसकी मुस्कान मेरे मन में तो कई फूल खिला देती थी। मैं खुश तो था, लेकिन आसपास ना तो हरी घास थी और ना ही सुबह की ओस की भीनी भीनी से खुशबू। लेकिन प्रकृति से दूर होते हुए भी मैं उसके साथ उस समय बहुत खुश था। अपने ही ख्यालों में डूबे मुझे ये भी मालूम नहीं चला कि मैं उसके चेहरे को कितनी देर से देख रहा था। मेरी आंखों तो जैसे उसके चेहरे पर जम ही गई थी। मैं उसकी आंखों में गहराई तक जाकर उसके मन की बातों को भी जान लेना चाहता था। मुझे इस तरह उसको घूरते हुए देखकर वो खिलखिलाने लगी। उसने अपनी नरम नरम उंगलियां मेरे बिखरे हुए रूखे कठोर बालों पर रख दी और हल्के हल्के सहलाने लगी। इतनी देर से इस तरह क्या देख रहे हो? वो तब भी मुस्कुरा रही थी। सिर्फ तुमको देख रहा था। क्यों? क्या मेरे इस तरह घूरने से तुम पर कोई बोझ पड़ता है? नहीं नहीं, लेकिन बस अच्छा नहीं लगता। इस तरह घूरो मत बस। अब मुझ में देखने को क्या नया है? रोज तो तुम मुझे देखते ही हो। वो मुस्कुराकर बहुत सोचकर बोली। मैं तो तुमको हर समय देखते रहना चाहता हूँ, मेरा मन ही नहीं भरता है। मैंने भी मुस्कुराकर कहा। कहीं तुमको कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है? वो आगे बढ़ी और उसने मेरे गालों को हल्के से थपथपा दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम सोचते बहुत हो, इसीलिए तो मैं भी तुमको इतना प्यार करती हूँ। मेरे गालों पर उसके हाथ का स्पर्श तो जैसे किसी हकीम की दवाई की तरह ही था और उसके स्पर्श से ही मैं किसी और ही दुनिया में खो जाता था। मैं एक ऐसी जगह पहुंच जाता था जहां मैं खुद को वही महसूस करता था जो मैं वास्तव में था। मैंने किसी बच्चे की तरह स्वीकारा, तुमको पाकर मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूँ। वो अपने चेहरे को मेरे चेहरे के और पास ले आई। मुझे लगा कि वो एक चुंबन के लिए दिया गया संकेत था। मैं कुछ ज्यादा ही सोचता था। उसके होंठ मेरे कान को छूने लगे, लेकिन तभी उसने फुसफुसाकर कहा, मैं भी खुद को भाग्यशाली मानती हूँ तुमको पाकर। वो मेरे गले में बाहें डालकर उसी पलंग पर मेरे साथ लेट गई। दिन भर की थकान के बाद मुझे उसकी कितनी अधिक जरूरत होती थी। उसके पास इस तरह से होने के बाद मैं थकान भूल जाता था, कम से कम एक रात के लिए तो। मेरे लिए तो वो जैसे किसी ड्रग की तरह ही थी। मुझे वो नशा हर दिन ही चाहिए होता था, लेकिन मेरी वो आदत बहुत
स्वार्थ से भरी थी, लेकिन अच्छी आदत थी। मैंने भी उसको कसकर अपनी बाहों में ले लिया। तुम हमेशा ही समझ जाती हो कि मुझे क्या चाहिए होता है। सच में कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मेरे बिना तुम क्या करोगे। वो मुझे चिढ़ाते हुए बोली। मैंने भी मजाक में कहा, तुम्हारी इन्हीं बातों के कारण तो मैं तुमको और भी प्यार करता हूँ। उसने मुझे और भी कसकर जकड़ लिया। मुझे उसके दिल की धड़कन साफ साफ सुनाई देने लगी। मुझे सिर्फ उसकी धड़कन सुनाई दे रही थी, मेरी अपनी नहीं। या शायद हम दोनों की धड़कन एक दूसरे में मिल गई थी, मैं बता नहीं सकता। मुझे तो उसकी सुगंध ही मदहोश किए जा रही थी। मैंने जब उसकी पीठ को अपने हाथों से छुआ तो उसकी नरमी ने मुझे मदहोश ही कर दिया। मुझे लगा कि किसी तरह से समय को वहीं रोक दूं और वो उसी तरह से मेरी बाहों में लेटी रहे। जानती हो, मैं कुछ सोच रहा था। मैंने उसके कान में फुसफुसाकर कहा। प्रणय के क्षणों में एक दूसरे के कान में इस तरह से फुसफुसाकर बातें करने से शायद आनंद और उन्माद और भी बढ़ता है। क्या सोच रहे थे? बस ऐसे ही एक विचार आया था दिमाग में। एक प्रश्न था, जैसे अगर मैं कभी तुमसे दूर चला गया, इतनी दूर कि तुम मुझे फिर कभी देख ही ना सको, तो तुम क्या करोगी? मुझे कहने में काफी कठिनाई महसूस हुई थी। वो हंसते हुए बोली, शायद कोई ऐसा मर्द खोज लूंगी जो तुम्हारे जितना पागल ना हो। मैंने मुस्कुराकर कहा, मैं शर्त लगा सकता हूं कि उस आदमी के साथ तुम्हारा तालमेल मिलेगा ही नहीं। वो बोली, ऐसा मत कहो, वो बहुत अच्छा होगा मेरे लिए। अचानक ही उसकी आवाज भारी हो गई और वो बोली, लेकिन अगर कभी तुम मुझसे दूर चले गए तो तुम भले ही कितनी भी दूर चले जाओ, मैं तुम्हारा पीछा करूंगी और तुम्हारे साथ हो जाऊंगी। अचानक उसने अपनी बाहें खींच ली और मुझे उसके प्रेम पाश से मुक्त कर दिया। वो बिस्तर पर उठकर बैठ गई और मेरी आंखों में देखने लगी। मुझे उसकी आंखों में बस प्यार ही प्यार दिखा। इतनी भावुक हो गई थी वो फिर बोली, लेकिन। मैंने कहा, लेकिन क्या? मुझे उसकी आवाज में अचानक ही दुख और दर्द का आभास सा हुआ। लेकिन उसने फिर से अपने स्वर को बदल दिया ताकि मुझे कुछ मालूम न चले। लेकिन अगर मैं तुमको छोड़कर दूर चली गई तो तुम क्या करोगे? क्या तुम भी मेरी तरह ही पीछा करोगे? नहीं, मैं तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगा। मैंने यूं ही जवाब दिया, चेहरे पर बिना कोई भाव लाए। मैंने अपना हाथ बढ़ाकर उसके अपने हाथ से हल्के से उसके होठों को छू लिया। तभी मैंने आगे कहा, मैं तुमको कभी खुद से दूर जाने ही नहीं दूंगा। मैं तुमको हमेशा ही इस तरह से अपनी बाहों में जकड़ कर रखूंगा। कहने के साथ ही मैंने उसको अपनी तरफ खींचकर उसको फिर से कसकर अपनी बाहों में ले लिया। उसके चेहरे की लाली उसकी सुंदरता और भी बढ़ाने लगी थी। उसके कान तक लाल हो गए थे और उसका चेहरा ऐसा लगने लगा जैसे कि वो अभी अभी खिला हुआ लाल गुलाब हो। उसने मेरे दोनों हाथों को उसके हाथों में लेकर उनको चूम लिया। मेरे लिए तो वो जैसे जीवन का सबसे सुंदर क्षण था, लेकिन शायद जिंदगी को ऐसे सुंदर क्षणों को पसंद करने की आदत नहीं है। नीचे आ जाओ राहुल, डिनर तैयार हो गया है, जल्दी आओ नहीं तो ठंडा हो जाएगा। नीचे से मेरी माँ की आवाज आ रही थी। मैं जाना तो नहीं चाहता था क्योंकि वो तब भी मेरी बाहों में थी और हम दोनों को असीमित आनंद और सुख प्राप्त हो रहा था, लेकिन खाना तो खाना ही था। तभी माँ की आवाज फिर आई, नीचे आओ बेटा, क्या सो गए हो? मैं घबरा गया कि कहीं माँ ऊपर हमारे कमरे में ही ना आ जाए। मैंने उठते हुए कहा, आ रहा हूं माँ, बस 1 मिनट। मैंने अपनी परी की तरफ देखकर कहा, मेरी जान, अब तो नीचे जाना ही होगा, लेकिन मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। वो मेरे हाथों को छोड़ते हुए बोली, ठीक है,
कुछ खाना तो जरूरी है ना, चलो अब चलो, उठ जाओ अब। माँ को इतना इंतजार करवाना ठीक नहीं है। कहने के साथ ही उसने मेरी तरफ देखकर एक आंख मार दी। कुछ देर तक वो पलंग के से नीचे मेरे सामने खड़ी रही। मैंने अपनी चप्पलें पहन ली और फिर हम दोनों दरवाजे की तरफ चल दिए। मैंने दरवाजा खोला और मुड़कर उसकी तरफ देखने लगा। मैंने कहा, हमने जहाँ पर आज की बातचीत को छोड़ा है वहीं से शुरू करेंगे बाद में। वो बोली, हाँ हाँ जरूर, जब मैं वापस ऊपर आऊंगा क्या तब भी तुम यहीं होगी? वो कुछ देर तक चुप रही, फिर मुस्कुराकर बोली, मैं तो हमेशा ही तुम्हारे लिए यहाँ हूँ। उसकी आवाज अब मुझे कुछ अजीब सी लगी, लेकिन उसमें आश्वासन था। मैंने दरवाजा बंद किया और नीचे चला गया। मैंने मेज के साथ लगी एक कुर्सी खींची और बैठ गया। अन्य सभी लोगों का डिनर तो करीब करीब समाप्त हो गया था। सिर्फ मेरी माँ ही मेरा इंतजार कर रही थी मुझे खाना परोसने के लिए। देखो, आज फिर तुम डिनर के लिए देरी से आए हो, बहुत थके हुए दिख रहे हो बेटा, क्या कोई बात है? माँ ने कहा। नहीं माँ, मैंने कहा, ऑफिस में काम कुछ ज्यादा ही होता है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, कुछ देर सो जाऊंगा तो आराम हो जाएगा। मैं किसी भूखे जानवर की तरह ही जल्दी जल्दी खाना खाने लगा। जैसे ही मैं खाना खाकर ऊपर जाने लगा, माँ ने पीछे से कहा, बेटा आओ कुछ देर हम लोगों के साथ बैठकर बातें करो, तुमको अच्छा लगेगा। कल करेंगे माँ बातें, अभी मुझे आराम करना है। लेकिन तुम्हारे डैडी तुमसे कोई बात करना चाहते हैं, डैडी कह रहे हैं कि बात जरूरी है। मैं सोचने लगा, लेकिन तभी मेरे मुंह से निकल गया, तब तो उसको ऊपर जाकर कहना पड़ेगा कि वो चली जाए, गुस्सा तो उसको बहुत आएगा शायद। मेरी मम्मी के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। तभी माँ ने कहा, राहुल वो कौन है ऊपर? मैंने माँ को जवाब नहीं दिया। माँ ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मैं माँ की आंखों में नहीं देख सका। माँ ने कहा, रोहित क्या तुम अब उससे फिर से बातें करने लगे हो? मैंने हाँ में इशारा ला दिया, लेकिन मैंने माँ की आंखों में तब भी नहीं देखा। लेकिन माँ की आंखों में आंसू आ गए थे। मुझसे अब सहन करना कठिन हो गया। तभी माँ ने कहा, तुम अपने साथ ऐसा क्यों करते रहते हो रोहित? देखो तुम्हारी क्या हालत हो गई है। तुमको अब उसको भूलना ही होगा बेटा। वो अब जिंदा नहीं है, वो मर चुकी है। 1 वर्ष हो गया उसको मरे हुए। अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते बेटा, तुम समझते क्यों नहीं हो? कुछ देर चुप रहने के बाद मैंने कहा, मैं समझता हूँ माँ, लेकिन मैं उसको अपने दिमाग से बाहर निकाल ही नहीं पा रहा हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसको बचा सकता था अगर उस दिन मैंने उसको दफ्तर की पिकनिक में जाने से रोक दिया होता। काश उसकी कार का एक्सीडेंट ना हुआ होता। मेरी आंखें नम हो गई थी। काश मैं समय को पीछे ले जा सकता। माँ ने बीच में कहा, लेकिन तुम अब कुछ नहीं कर सकते हो, वो मर चुकी है। तुमको दिखता नहीं है कि डैडी और मैं कितने चिंतित होते हैं तुम्हारी हालत देखकर? बेटा हम तो बस यही चाहते हैं कि तुम खुश रहो। तुमको अब अतीत को भूलना ही होगा। मैं आंसू बहाता हुआ ऊपर अपने बेडरूम की तरफ जाने लगा। मैंने बिना मुड़े ही माँ से कहा, मुझे माफ कर दो माँ, मैं भी खुश रहना चाहता हूँ, लेकिन मुझे पहले खुशी का रास्ता खोजना होगा, और अगर वो मेरे साथ नहीं होगी तो मेरे लिए आगे का रास्ता खोजना कठिन होगा। मुझे माँ के उत्तर का इंतजार नहीं था। मैं अपने कमरे में गया और कुछ ही देर में बत्ती बंद करके पलंग पर लेट गया। कुछ ही देर में वो एक बार फिर से मेरे सपने में वापस आ गई थी और मेरी बाहों में खेल रही थी और मीठी मीठी बातें कर रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया।